कोरोना महामारी के चलते कई राज्यों में स्कूल बंद हैं तो कुछ राज्यों में स्कूल खुल चुके हैं। स्कूल खोलने पर संचालकों और अभिभावकों के अलग अलग मत हैं। ऐसे में केंद्र सरकार स्कूल खोलने को लेकर जल्द ही एक गाइडलाइन जारी कर सकती है। संभवतः ये एक अम्ब्रेला गाइडलाइंस होंगी। इन गाइडलाइंस में स्कूल खोलने को लेकर कई अहम नियम बनाए जा सकते हैं। तो सेंटर की ये गाइडलाइन कैसी होंगी जो एक अम्ब्रेला गाइडलाइंस के रूप में होंगी और पूरे देश में एक समान नियम बनेंगे। कोरोना के स्कूल की जो रीओपनिंग्स होती हैं, कोरोना के बाद लॉकडाउन लगने के बाद जो स्कूल बंद होते हैं, इस पर बातचीत करने के लिए इस वक्त मेरे साथ बेहद खास मेहमान जुड़ चुके हैं। दिल्ली कोविड कमेटी के सदस्य समीर भाटी साहब हमारे साथ हैं। भाटी साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप? अभी इस पर काम हो ही रहा है, क्या आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं और किस तरह की गाइडलाइंस होनी चाहिए? सरकार के दिमाग में क्या होगा, क्योंकि इतने बड़े देश में एक समान गाइडलाइंस लाना, सबकी परिस्थितियां अलग अलग होती हैं और मामले वगैरह भी अलग अलग ही दिखते हैं। एक साथ तो पूरे देश में मामले घटते या बढ़ते नहीं हैं। तो फिर ये किस तरह से सरकार इन गाइडलाइंस को मूर्त रूप दे पाएगी? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए, अगर गाइडलाइंस की बात करें तो जो स्कूल ओपनिंग की एसओपीज है वो तो पहले भी बनी हुई है हमारी, जिसमें हम बात कर रहे थे कि जो 50% कैपेसिटी के साथ हमारे स्कूल्स खोलेंगे, एडिक्वेट वहां पर मेडिकल फैसिलिटीज होंगी, वेंटिलेशन का ध्यान रखा जाएगा, पेरेंट्स का कंसेंट वो जो पहले था वो अब भी रहेगा ही रहेगा। और उसके बाद गाइडलाइंस की जहां पर भी हम बात करते हो, निश्चित तौर पे हमारी जो भी गाइडलाइंस होगी वो साइंटिफिकली एविडेंस बेस्ड होगी। और इसमें अब हम लोगों के पास अगर पहले से बात करें तो बहुत सारे हमारे पास मतलब इनफ एविडेंस है जिनके जिनके बेसिस पे हम लोगों को डिसीजन मेकिंग में सबको काफी ज्यादा इजी होगा हमारे लिए। और इसमें पूरे सभी जो स्टेक होल्डर्स हैं, गवर्नमेंट की तो हम बात ही कर रहे हैं, पर जो सबसे महत्वपूर्ण हमारे स्टेक होल्डर है जिसमें पेरेंट्स और आपके बच्चे, इसके अलावा स्कूल अथॉरिटीज और स्टेट एजुकेशन और हेल्थ डिपार्टमेंट, सभी की डिसीजन और सभी की राय में गाइडलाइंस पूरी तरह से बन के और फिर उसके बाद इंप्लीमेंट होगी। बिल्कुल, आपने जैसा कहा कि प्रोटोकॉल्स ऑलरेडी बने हुए हैं और अपने अपने स्तर पर राज्यों ने भी बनाए हैं, केंद्र के भी हैं गाइडलाइन। तो ये जो नई गाइडलाइंस आएंगी ओपनिंग की, ये उससे अलग कैसे होंगे? इसमें कुछ और तब्दीलियों की जरूरत आप समझते हैं? हाँ, देखिए, इसमें दो चीजें हैं, अब इसमें समझना जरूरी है। गाइडलाइंस जो पहले बनी वो बिल्कुल एकदम ठीक गाइडलाइंस है। हमें ये देखना जरूरी है कि जो 2020 के अंदर जो चीजें थी अब 2022 के अंदर नहीं है। काफी ज्यादा बदलाव उसके अंदर आ चुका है। काफी हमारे पास अभी एविडेंस है। पूरे एविडेंस में यही समझ आया है कि बच्चों के अंदर कोई सीवियरिटी ऑफ डिजीज नहीं देखी गई है। हाँ, सिर्फ ये जरूर है कि अब जो गाइडलाइंस आएगी उसके अंदर जो वैक्सीनेशन ड्राइव है उसके ऊपर भी और काफी अधिक जोर डाला जाएगा, क्योंकि जो वैक्सीनेशन अगर हम स्टेट वाइज देखें तो कुछ राज्यों के अंदर, स्पेसिफिकली बड़े शहरों के अंदर काफी तेज है वैक्सीनेशन ड्राइव। तो मुझे लगता है इसमें स्कूल को शामिल करना बहुत ज्यादा जरूरी होगा। तो वैक्सीनेशन स्कूल्स के अंदर आई थिंक मुझे लगता है इन गाइडलाइंस के अंदर एड ऑन हो जाएंगी। ओके, अच्छा, मैं देख रहा था कि बहुत सारी सिफारिशें आ रही हैं कि भाई आप स्कूल्स को ज़्यादा दिनों तक बंद मत रखिए। इनफैक्ट महाराष्ट्र ने तो फैसला किया कि भाई हम स्कूल अब ज़्यादा दिनों तक बंद नहीं रखेंगे। बहुत सारी दिक्कतें, स्कूल का जो माहौल मिलता है वो बच्चे को नहीं मिल पाता, बच्चे की एजुकेशन जो है वो पूरी नहीं हो पा रही है, ऑनलाइन एजुकेशन जो उसको मिल भी रही है उसमें भी बहुत सारे पेंच हैं। बहुत सारे बच्चों के पास तो ऑनलाइन एक्सेस ही नहीं है, डिवाइसेस नहीं हैं। तो सर्वांगीण विकास के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है स्कूल खोलना। लेकिन फिर बार बार स्थानीय प्रशासन, राज्य सरकारें, नेता, हमारे जो पॉलिटिकल सेटअप है, उनको ये डर लगा रहता है कि कहीं हमने बच्चों को उसके लिए स्कूल खोल दिया तो कहीं अचानक आउटब्रेक ना हो जाए और फिर हम ही मुश्किल में ना आ जाए। तो इसलिए आप देख रहे हैं कि बहुत सारे राज्यों ने कॉन्फिडेंस दिखाया नहीं है। आपका क्या अनुमान है सर, ये स्कूल खुल जाने चाहिए आप? बिल्कुल, देखिए, इस चीज में एक हमें समझना बहुत जरूरी है। पेरेंट्स भी बाहर जाते हैं, बच्चे भी अभी बाहर जाते हैं, पेरेंट्स को भी, वर्किंग पेरेंट्स हैं, उनको बाहर जाना ही पड़ता है। ऑलरेडी आप ये देख के चलिए कि जो अफेक्टेड कंट्रीज थी, स्पेसिफिकली आप ओमिक्रॉन को ही ले लीजिए, साउथ अफ्रीका से शुरू हुआ। साउथ अफ्रीका में स्कूल्स खुल चुके हैं और जो अफेक्टेड कंट्रीज थे अगर उनमें हम देखें, यूके, यूएस, सब जगह स्कूल ओपन हो चुका है। और दूसरा, जैसा मैंने आपको बताया है कि स्कूल ओपनिंग और वैक्सीनेशन को हम बिल्कुल क्लब नहीं कर सकते। वैक्सीनेशन अपने हिसाब से चलती रहेगी और वैक्सीनेशन अभी भी हमारी टीनेजर्स के लिए है, बाकी छोटे बच्चों के लिए वैक्सीनेशन नहीं है। और वैक्सीनेशन वैसे भी संक्रमण को नहीं रोक सकती। तो मुझे लगता है अब हमें बहुत ज्यादा इस पे देरी नहीं करनी चाहिए। और जैसा अभी स्कूल ओपन हुए भी थे, उसके बाद हम अगर दिल्ली की स्पेसिफिकली बात करें तो हमारी एयर क्वालिटी, एयर पोल्यूशन की वजह से वो फिर बंद हो गए। तो इस तरह से मुझे लग रहा है बच्चों की स्टडीज पे, और जैसा अभी आपने बिल्कुल ठीक बताया कि ओवरऑल उनके
विकास के ऊपर, उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आप देखिए बच्चों की जो रीडिंग स्किल्स है, राइटिंग स्किल्स है, न्यूमेरिकल स्किल्स है, ये सब भी बहुत ज्यादा अफेक्ट हुई। और जितनी भी रिसर्च सामने आई है उसमें आया है कि बच्चों का फिर भी लो रिस्क है डिजीज ट्रांसमिशन का, अगर हम सब चीजों का ध्यान रखें। और अभी आपने इनिशियल रिपोर्ट के अंदर आईसीएमआर का जिक्र किया कि आईसीएमआर ने भी रिकमेंड किया, बट इसके अलावा एम्स ने, आईएपी ने, इंडियन एसोसिएशन ऑफ पेडियाट्रिक्स ने, नीति आयोग ने, यूनिसेफ ने, सबने स्कूल ओपनिंग को फेवर किया है। अब देखिए, अब इतने सर इसमें इतनी थ्योरीज हैं, इतनी अलग अलग ऑब्जर्वेशंस हैं कि हम लोग खुद कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं। अब आप देखिए, आज ही खबर आई है कोलकाता के हवाले से, जो वहाँ के जो सिटी हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पर सीवियर कोविड केसेस जो बच्चों में हैं वो बढ़े हैं, थर्ड वेव में ज़्यादा महसूस किए गए हैं। ऐसी खबरें हम कुछ विदेशों के कई इलाकों से सुनते हैं, तो मिलीजुली खबर आती है। किसी ने भी ये पूरी तरह से नहीं कहा है, इसको एक्सेप्ट नहीं किया है कि बच्चों के लिए ये पूरी तरह से हल्का है। बच्चों के लिए तीसरी लहर जो ओमिक्रॉन की है वो खतरनाक बताई जा रही है। तो ऐसे में किसी ठोस नतीजे पे पहुंचना स्कूल ओपनिंग्स के लिए थोड़ा मुश्किल काम तो होगा सर सबके लिए। हाँ, देखिए इसमें एक चीज समझना जरूरी है। अगर हम बच्चों की सीरो सर्वे की भी आप बात करिए, बच्चों का जब जब हमने बिल्कुल लॉकडाउन किया हुआ था डेल्टा वेरिएंट के समय के अंदर, तो भी जो सीरो पॉजिटिविटी आई थी, अगर ओवरऑल हम इंडिया की बात करें फोर्थ में, तो 70% के करीब बच्चे ऑलरेडी इन्फेक्ट हो गए थे। और बड़े शहरों में तो ऑलरेडी 80-90% बच्चे इन्फेक्ट हो गए थे और उनको पता भी नहीं लगा था। रही बात सीवियरिटी ऑफ डिजीज की जो आपने पूछा, देखिए इसके अंदर हम ये तो जरूर बता ही रहे हैं और ये गाइडलाइंस के अंदर भी होगा कि जो लो इम्यूनिटी वाले बच्चे हैं या जो कोमॉर्बिड वाले बच्चे हैं, उनका निश्चित तौर पर हमें विशेष ध्यान रखने की जरूरत है। बाकी अभी एक इनिशियली आप ये देखिए, दिल्ली के अंदर 1600 जो दिल्ली के पेरेंट्स हैं उन्होंने एक पिटीशन साइन की है जिसके अंदर डॉक्टर्स, पेरेंट्स, लॉयर्स ये सभी है, जिसमें उन लोगों ने बिल्कुल स्ट्रेस डाला है कि बच्चों की मेंटल हेल्थ पे और उनके सोशल आइसोलेशन की वजह से उनके ऊपर काफी सारे मतलब नेगेटिव इफेक्ट आ रहे हैं। तो दूसरा, और हमने जो गाइडलाइंस की शुरू से हम बात कर रहे हैं कि निश्चित तौर पे इस पे कंसेंट रहेगा पेरेंट्स का। और वैक्सीनेशन की जो हम बात करें, देखिए वैक्सीनेशन का उनका जो सराउंडिंग वाला माहौल है उसको हमें वैक्सीनेट करना जरूरी है, जिसमें ऑलरेडी उनके पेरेंट्स, हमारी एडल्ट पॉपुलेशन ऑलरेडी वैक्सीनेटेड हो गई है। और एल्डरली के लिए जिस तरह से हम ऑलरेडी प्रिकॉशन डोज और बूस्टर डोज और ऑलरेडी शुरू कर ही चुके हैं, टीचर, सपोर्ट स्टाफ, ये सब ऑलरेडी वैक्सीनेटेड होना चाहिए। और गाइडलाइंस में हर चीज मेंशन होगी कि बच्चों को कोई लक्षण है तो उनको स्कूल नहीं भेजना है। पेरेंट्स की लगातार ओरिएंटेशन होती रहेगी, आपकी बच्चों की ओरिएंटेशन होती रहेगी। स्कूल में जो वेंटिलेशन का जो है वो ठीक तरीके से एडिक्वेट रखा जाएगा। लंच वगैरह बच्चे आपस में शेयर नहीं करेंगे, कोई ऐसी एक्टिविटीज अलाउ नहीं होगी जिसमें बच्चों को इंटरमिंगल होना पड़े। मास्क की ऑलरेडी पॉलिसी बन चुकी है, जिस तरह से कि हमें 5 साल तक के बच्चों को मास्क अनिवार्य नहीं है। 6 साल से लेकर 11 साल तक तो बच्चे हैं, उनको अंडर सुपरविजन मास्क पहनना है। 12 साल से ऊपर के बच्चों के लिए मास्क जरूरी है। तो ये सब चीजें ऑलरेडी बन चुकी है, तो मुझे लगता है अब हमें स्कूल खोलने में देरी नहीं करनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया समीर भाटी साहब, आपने वक्त निकाला और इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर अपना विश्लेषण दिया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।